बिहार में चुनाव है और बिहार में राहुल गांधी सेना का कहिए इंडिया गठबंधन का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे की वजह है? इसके पीछे की दो वजह है। पहला वजह है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरा वजह है एसआईआर की रिपोर्ट, जो स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है, जो रिवीजन हुआ है, उसको लेकर बिहार में सामाजिक न्याय की बात करने वाले राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सड़कों पे मोर्चा खोल रखे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि लोकतंत्र में वोट की चोरी सबसे बड़ी चोरी होती है। लोकतंत्र की गला घोटने जैसा काम किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? इसके पीछे के साजिश में कौन कौन लोग हैं, ये सब मैं बताऊंगा। इसके पीछे की थोड़ा सा मैं घटनाओं को थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। इसके पीछे तमाम देश भर में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन एक दौर था, आज के 10 यानी कि एक दशक पहले को आप देखिए देश की राजनीति को, यही जो सोशल जस्टिस की बात करते थे, जो सोशल जस्टिस के नाम पे तमाम राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, और भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपना दल एश हो, चाहे निषाद जी की पार्टी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी हो, और भी तमाम घटक दल हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। सोचिए उस दौर में जब देश में दो बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी, तो यही जो सोशल जस्टिस पे आज बात कर रहे हैं वही कहते थे कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को नागनाथ और सांपनाथ कहते थे। कहते थे कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की माँ है और जो बीजेपी है वो आरएसएस का बाप है। लेकिन एकाएक इतना बदलाव कैसे आ गया? जो सोशल जस्टिस की लोग बात करते थे वो आखिर बीजेपी और कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? एक तरफ आप देखेंगे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो अट्ठावले हों, चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, नीतीश कुमार हो, और भी तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बीजेपी के खैमे में खड़ी हैं। दूसरे तरफ आप देखेंगे सपा, आरजेडी, तमाम और राजनीतिक जो पार्टियां हैं छोटी बड़ी, वो इंडिया गठबंधन के पाले में हैं। अब सवाल उठता है कि जो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के उत्पीड़न से, सोशल जस्टिस न कर पाने से, चाहे मंडल कमीशन की बात हो, एससी और एसटी का रिजर्वेशन हो, ये सब जब धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, जो संस्थाएं हैं देश की उसमें भागीदारी जब नहीं हो पा रही थी, तो ये सब राजनीतिक पार्टियों का उदय होता है। अब सवाल यहाँ आ जाता है कि जितने भी इस समय सोशल वर्कर्स हैं जो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, देश में हो रहे जातीय जुल्म को लेकर हमेशा बुलंदी से आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब से हो, उनकी संख्या ऐसे गिनी जाती है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जिन्हें 85% का रोल दिया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से सोशल जस्टिस की बात करना अलग की बात होती है, लेकिन जमीनी ग्राउंड पर न्याय करना अलग की बात होती है। कहने को तो न्यायिक समाज 85% अपने आप को कहता है, लेकिन आज अगर सोशल मीडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप देखेंगे तो ओबीसी समाज के लोग शेड्यूल कास्ट पे जुल्म करता है और शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल ट्राइब पे करते हैं। ये ग्राउंड की हकीकत है और आप सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया के स्तर से देखने को भी मिल रहा है। अब सवाल है कि जो सांपनाथ है, जो नागनाथ है, वो कहां तक बहुजनों का कल्याण करेगी? क्या जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं देश की, क्या उसमें भागीदारी को लेकर तेजी से बदलाव होगा?
क्या राहुल गांधी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या ये सच में लागू होगा? वो कह रहे हैं, हमेशा जब भी मंचों पे बैठते हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो कहते हैं कि मीडिया में कितना भागीदारी है जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, कॉरपोरेट घरानों में कितनी भागीदारी है, कहीं जुडिशरी में कितनी भागीदारी है, कहीं जो शिक्षण संस्थानें हैं वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने SC/ST OBC समाज के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, कुलपति कितने हैं। बात तो सच है, आंकड़ा तो देश के सामने निकल कर आता ही है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ सत्ता की भूख है, इसलिए बहुजनों की बात की जा रही है? कुछ लोग आज ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान तो हाथों में लेकर घूम रही है, लेकिन बाबा साहब को न्यायोचित सम्मान कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। ये सवाल लगातार बार बार उठ रहा है। कहा जाता है कि बाबा साहब को भारत रत्न भी बीजेपी दी, वो भी 90 के दशक में। तो लगातार इन सब चीजों पे मंथन हो रहा है। दूसरी बड़ी सवाल है, देश ही नहीं अपितु दुनिया में जो भारतवर्ष के लोग रहने वाले हैं वो चिंतित और भयभीत हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में नजर आ रहा है, संविधान जिस तरह से खतरे में नजर आ रहा है। आप लोगों ने बीते दिन देखा जिस तरह से 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, जो मंत्री थे, वो सब ये कह रहे थे, एक रट लगाए थे कि अगर 400 पार इस बार बीजेपी आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा। आज किस तरह से ईवीएम, पूरी देश की जनता ये जान चुकी थी कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये लोकतंत्र और लोगों के वोटों से नहीं, ये ईवीएम से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। शायद इस बात को पक्ष और विपक्ष दोनों आवाज तो उठा ही रहा था। पक्ष में भी तमाम लोग हैं, जैसे आज अनुराग ठाकुर जिस तरह से मतदाताओं के जिस तरह से नाम कटे उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहा है। तो पक्ष और विपक्ष में कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो आ ही जाता है लोगों पे। लोग कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ये देखने को मिल रहा है। जो SIR की जो रिपोर्ट है, मैं उस पर बता दूं कि देश भर में एक भयभीत और एक डर का माहौल तो बनाया ही बनाया है, लेकिन बिहार में जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट के तहत 65 लाख लोगों का नाम कटा, उसके बाद से वहां पे जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी और तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जब तक अधिकार नहीं तब तक मताधिकार नहीं। मतलब जब तक आप हमारा अधिकार नहीं देंगे तब तक हम लोग मताधिकार नहीं करेंगे। उसको लेकर 13 दिन तक जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं बिहार में रैली कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपका वोट का अगर अधिकार खत्म हुआ तो आप समझिए सारे अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर, हमें जरूर बताइए। शुक्रिया।